Good evening, sir. गुड इवनिंग। बच्चों अभी रिसेंटली कौन सा इस सैटरडे को एग्जाम हुआ होगा आपका? FT8 हुआ है? Yes, sir. Yes. चलिए बच्चों, आपने अपने अपने स्कोर्स भी देखे, मैंने भी आपके स्कोर्स देखे, तो कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा कमी है बच्चों। ठीक है, देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, बिना प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमारे मार्क्स आएंगे। सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है बच्चों। हो सकता है क्वेश्चन पढ़ने में, क्वेश्चन को अप्रोच करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आए कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं। तो तरीका एक ही है बच्चों, जितनी ज्यादा हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा हम क्वेश्चन को कैचअप कर पाएंगे कि किस तरीके से मैं इसे सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें एग्जाम टाइम पे किसी भी क्वेश्चन को मैं सोल्व कर पाऊं उसके लिए एक प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। और वो प्रैक्टिस आपको मिलेगी कहाँ से? मॉड्यूल सोल्व करने से। जो पैकेज है हमारा, वहां पे लेवल 1 लेवल 2 सेक्शन है, सेक्शन बी है, दोनों में मल्टीपल वेराइटीज के क्वेश्चन है। मतलब ये मान लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला बच्चों। ठीक है, तो उसमें सभी वेराइटीज के क्वेश्चन है, सभी तरीके के क्वेश्चन है। अब आपको अगर पेपर में हम देखें तो बेसिकली उसी वेराइटी के क्वेश्चन, सिर्फ डेटा चेंज हो के मिलने वाले हैं। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। अगर आपने पैकेज पूरा अच्छे से कर लिया तो फिर आपसे कोई सा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस नीट एग्जाम के लिए, आप उसे कर सकते हैं। पर उसके लिए क्या चीज जरूरी है सबसे ज्यादा बच्चों? कि हमारा एटलीस्ट हम मॉड्यूल के जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जिस भी वेराइटी के क्वेश्चन है, उनसे खुद को गो थ्रू कर लें बच्चों, है ना। मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे इवन 3 3 4 4 चैप्टर शुरू के चैप्टर पे भी कंप्लीट नहीं किया होगा क्वेश्चंस आपने। क्या मैं सही बोल रहा हूँ बच्चों? या कर रहे हो साथ के साथ क्वेश्चंस? बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं बढ़ाएंगे हम, तब तक हमारे मार्क्स नहीं बढ़ने वाले बेटा। हाँ बेटा, पढ़ रहे हो? चलिए, तो अभी भी समय है, आप लग जाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए, अब मैं कोशिश ये करूंगा डेली कि आपको क्वेश्चंस टिक करा दूं। आज हमने जो भी चैप्टर पढ़ा, जो भी टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करें। नहीं आता है तो हम डिस्कस कर लेंगे, या फिर आपकी डाउट क्लासेस भी रेगुलरली चलती हैं बच्चों। आपको पता है नहीं पता है कि मॉर्निंग में 2 फिजिक्स की डाउट क्लासेस होती हैं। वहां पे अपना जो भी क्लास का डाउट हो वो क्लियर कर ले। सिंस आपके मॉर्निंग में ही टाइम मिल पाएगा बच्चों, इवनिंग में तो आपकी रेगुलर क्लासेस चलती ही हैं, तो वहां तो आप क्लासेज में एंगेज हो जाते हो। तो या तो आप मॉड्यूल खुद से सोल्व करते रहिए, जो भी डाउट आए आप मेरे से पूछ लीजिए। आप व्हाट्सएप से मेरे से कनेक्टेड है, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर आप चाहें तो उन डाउट क्लासेज में अपने क्वेरी ले जाके वहां पे सोल्व करवा सकते हैं बच्चों। किस किस कौन कौन डाउट्स लेके जाता है बच्चों? डाउट क्लास लगती है जो मॉर्निंग में, बताइए, जाता है कोई आप में से? होशियारी का यस जाती सर। है। चलिए, जो बच्चे नहीं जाते हैं एटलीस्ट हैबिट डालिए बच्चों क्वेश्चन सोल्व करने की। और जो क्वेश्चन, देखो ऐसा है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली डाउट्स आएंगे ही आएंगे। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा डाउट्स नहीं आएंगे। तो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, इट इज वेल एंड गुड। जरूरी है डाउट्स आना भी, हर चीज हर बार 100% क्लियर नहीं होती है। तो जो भी डाउट्स है उनको क्लियर कर लीजिए। डाउट क्लासेज होती है, आपके शेड्यूल भी शेयर होते हैं, डेली के डेली MS टीम के लिंक शेयर होते हैं डाउट क्लास के। तो फिजिक्स की डाउट क्लास, फिजिक्स में डाउट है, फिजिक्स की डाउट क्लास ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्वेश्चन पूछ लिए। और सब्जेक्ट के डाउट्स है तो उनकी डाउट क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए। हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास होती है बच्चों, है ना। तो इस प्रैक्टिस को थोड़ा कीजिए ताकि चीजें क्लियर हो आपके बच्चों, है ना। करेंगे अब? बोलिए सब। यस Yes, sir. यस, 2 बच्चे ही करेंगे, बाकी बच्चे नहीं करें। वैभवी, मयूरी, करोगे आप? यस
यस सर। चलिए, वेरी गुड बच्चों। चलिए, तो बच्चों हम पढ़ रहे थे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बारे में। बेसिकली होता क्या था, हमने देखा था कि जब भी किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डाला जाता है, जब भी किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में डाला जाता है, तो उस लिक्विड के पास एक फ्री सरफेस होती है, इस लिक्विड के पास एक फ्री सरफेस होती है। बेसिकली अगर हम बात करें कि जब मैंने इस लिक्विड को इस कंटेनर में डाला था, तो इस लिक्विड के पास ये फ्री सरफेस है। बेसिकली ये जो फ्री सरफेस है बच्चों, एक तरीके से स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन है। और ये जो फ्री सरफेस यहाँ पे बनी है, कुछ ना कुछ क्यों बनी है? क्योंकि जो फ्री सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, हमने कल बात की थी कि पार्टिकल बी जो है वो इस फ्री सरफेस के लिए, पार्टिकल बी जो है इस फ्री सरफेस पे है, और इसकी एनर्जी एक ऐसे पार्टिकल जो इस लिक्विड के अंदर है उससे ज्यादा है। पार्टिकल बी की पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल ए से ज्यादा है। तो बेसिकली बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, और ये एक्स्ट्रा एनर्जी ही क्या होती है बच्चों, किसी लिक्विड में ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसी की वजह से यहाँ पे ये सरफेस एनर्जी है। बेसिकली सरफेस एनर्जी की वजह से ये लिक्विड अपनी एक फ्री सरफेस मेंटेन कर पा रहा है। यस और नो? तो बेसिकली क्या होता है बच्चों कि किसी भी लिक्विड को अगर फ्री सरफेस है उसके पास, तो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, और एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है तो इसका मतलब उसकी ओवरऑल एनर्जी बढ़ रही है। बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी सिस्टम खुद को स्टेबिलिटी चाहता है, कोई भी सिस्टम अगर स्टेबिलिटी चाहता है, तो बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है तो सरफेस एनर्जी को भी हमें मिनिमम करना पड़ेगा। और अगर हमें सरफेस एनर्जी को मिनिमम करना है तो सरफेस को मिनिमाइज करेंगे। इसीलिए बच्चों जो लिक्विड ड्रॉप्स होती है वो क्या होती है? स्पेरिकल फॉर्म में होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? यस सर। यस, लिक्विड ड्रॉप स्पेरिकल नेचर में होती है। चलिए, अब बच्चों अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन क्या होती है बच्चों? सरफेस टेंशन होती है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। मान लीजिए किसी लिक्विड में ये गिवन सरफेस है, इस सरफेस की कुछ ना कुछ सरफेस एनर्जी होगी, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ही हमारी क्या हो जाएगी? सरफेस टेंशन हो जाएगी। इसको बच्चों हमने एक और तरीके से डिफाइन किया सरफेस टेंशन को, या तो हमने लिखा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, या फिर अगर हम बात करें it is force per unit length. Surface tension is the force per unit length acting in the plane of interface between plane of liquid and the substance। जैसे यहाँ पे हमने बात की, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था बच्चों कि ये एक लेंथ है ए बी, ए बी लेंथ को हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा के पुल किया, तो बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन बन रही थी या फिर ये जो फिल्म बन रही थी, इस फिल्म का एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो हमने कुछ ना कुछ वर्क किया, भाई इसको एक्सटेंड किया तो मैंने वर्क किया, कितना वर्क किया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर वर्क किया। और ये जो वर्क है, ये वर्क इसमें अपेयर होगा एज ए सरफेस एनर्जी, और दिस सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया विल गिव द सरफेस टेंशन। तो यहां से हमने सरफेस टेंशन के लिए एक और फॉर्मूला लिखा बच्चों। ये हमें पता है, एक तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यहां से एक और फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो हमने कहा था फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ अपॉन 2L। अब बच्चों आपको कंफ्यूजन होगा ये 2L क्यों आ रहा है? बच्चों ये 2L क्यों लिया गया है? देखिए, इस 2L का रीजन हम फाइंड आउट करते हैं। हमने बात की थी कि एक निडिल जो है, एक निडिल, एक, अगर हम निडिल को जेंटली किसी फ्री वाटर सरफेस पे रखते हैं, निडिल को जेंटली किसी फ्री वाटर सरफेस पे रखते हैं, तो वो वहां पे फ्लोट कर जाती है बच्चों, और उसका रीजन दिया था सरफेस टेंशन। तो बेसिकली निडिल का जो मास है mg, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, और उस मास को कुछ ना कुछ फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा बच्चों? सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? उस
निडिल पे सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वही उसे बैलेंस कर रहा होगा। चलिए देखिए बच्चों, क्या कहना चाह रहा था मैं। मान लीजिए ये निडिल है, ऑल्दो निडिल बहुत छोटी होती है बच्चों, पर फिर भी मैं थोड़ी बड़ी निडिल बना रहा हूं कि ये एक निडिल है। बच्चों इस निडिल की जो लेंथ है वो एल है, इस निडिल की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अब बच्चों हम देख रहे हैं इस निडिल को साइड वाइज, ये इसकी लेंथ है और ये इसका सरफेस एरिया है। बच्चों ये बात समझ में आ रही है, ये निडिल है, ये इसका एरिया है। अब जरूरी ऐसा मत बोल देना कोई बच्चा कि सर निडिल है तो इसका पॉइंटेड एंड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये निडिल है और इस निडिल को मैंने जेंटली एक लिक्विड के अंदर रख दिया है और हम उसे विजुअलाइज कर रहे हैं बच्चों फ्रंट से। हम उस निडिल को विजुअलाइज कर रहे हैं फ्रंट से कुछ इस तरीके से। ये निडिल का फ्रंट क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा और ये इस लिक्विड में खुद को बैलेंस किए हुए है कुछ इस तरीके से। ये निडिल फ्रंट से हम देख रहे हैं बच्चों और यहाँ पे सबमर्ज्ड है। बच्चों अगर मैं कहूं कि इंटरफेस, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं किस पे, लिक्विड और सॉलिड, ये लिक्विड और ये जो मेरी निडिल है, इन दोनों को कांटेक्ट करती हुई अगर एक इंटरफेस बनाऊं तो क्या वो इंटरफेस यही हो जाएगी बच्चों, यस और नो। टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है किसके अलोंग, एक ऐसी इंटरफेस जो लिक्विड और सॉलिड को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगी बच्चों, यही होगी, यस और नो। और इस कॉन्टेक्टिंग सरफेस के अलोंग ही मेरा क्या लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, अगर बच्चों निडिल की लेंथ एल है तो क्या इस निडिल पे जो फोर्स लगेगा वो एस इंटू एल के बराबर लग जाएगा। एस क्या है यहाँ पे, एस इज द सरफेस टेंशन, यस और नो। अगर एस सरफेस टेंशन है तो इस निडिल की एल लेंथ पे क्या कितना फोर्स लगेगा, एस इंटू एल के बराबर फोर्स लग जाएगा। सिमिलरली ये फोर्स इधर भी लगेगा बच्चों। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस के बीच में। तो इस इंटरफेस के अलोंग ही यहाँ पे भी फोर्स लग जाएगा एस एल के बराबर। मान लेते हैं बच्चों ये जो एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, इस सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगने वाला है इसके दो कंपोनेंट कर देता हूं। एक कंपोनेंट हो जाएगा एस एल कोस थीटा के बराबर और दूसरा कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अगर एक कंपोनेंट एस एल कोस थीटा है तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एस एल साइन थीटा। एस एल साइन एस एल थीटा। साइन। और क्या उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी बच्चों, यस सर। यस। यस सर। एस एल फोर्स इधर लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे एस एल कोस थीटा और ये एस एल साइन थीटा के बराबर। फर्दर अगर हम बात करें तो देखो अब इस निडिल की एक लेंथ इधर की तरफ है और एक लेंथ इधर की तरफ है, तो इधर वाली लेंथ के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी दोनों फोर्स एक्ट हो जाएंगे बच्चों। ये फोर्स हो जाएगा, बोलिए कितना, अगर ये एंगल थीटा है तो अगेन ये फोर्स एस एल कोस थीटा और ये फोर्स कितना हो जाएगा एस एल साइन थीटा के बराबर, ठीक है। तो इंटरफेस के अलोंग यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा और उस फोर्स के मैंने कंपोनेंट ले लिए, ये हो जाएगा एस एल साइन थीटा। बच्चों क्या एस एल कोस थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यस सर।
ये एस एल Yes, थीटा, sir. ये एस एल थीटा आपस में एक दूसरे, तो इस निडिल पे अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन की वजह से जो अपवर्ड फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? द अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल्स टू 2SL साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, यस और नो? Yes, sir. यस, द अपवर्ड फोर्स विल बी 2SL साइन थीटा। ये अपवर्ड फोर्स है। अगर निडिल बच्चों इक्विलिब्रियम में है, निडिल इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। सो 2SL साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू mg, यस और नो? और यहां से सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन 2L साइन थीटा के बराबर, यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए बच्चों, अगर मैं बात करूं कि जो सरफेस टेंशन ने फोर्स लगाया है इस निडिल पे, सरफेस टेंशन ने जो फोर्स लगाया निडिल पे, इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्या इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 2SL हो जाएगी? और ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू 2SL कब होगी? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, यस और नो बच्चों? Yes, sir. Yes, यस। sir. जो सरफेस टेंशन निडिल पे जो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू 2SL के बराबर हो जाएगी। कब होगी? थीटा बराबर 90 डिग्री पे। और अगर ऐसा होता है तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगी बच्चों? इट विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन 2L, यस और नो? तो यहीं से जो हमारी वैल्यू आती है सरफेस टेंशन की, वो किसके बराबर हो जाएगी? mg/2L के बराबर। तो अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि लेंथ 2L क्यों हम ले रहे हैं, यस और नो? क्योंकि अगर निडिल है तो निडिल के लिए जो उसकी लेंथ है, लेंथ के दोनों साइड के अलोंग, जैसे मान लीजिए एक इधर अलोंग और एक बैक साइड से, दोनों के अलोंग हमारी सरफेस टेंशन एक्ट करने वाली है, और सरफेस टेंशन की वजह से इस पे फोर्स एक्ट करने वाला है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस, लेंथ के अलोंग दो साइड सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट करने वाला है। चलिए मान लीजिए इंस्टेड ऑफ दिस रोड, अगर मान लीजिए मैं एक रिंग ले लेता हूं बच्चों, कि ये एक रिंग है, ठीक है, जिसका मास m है और रेडियस r है। एक सेकेंड बच्चों, चलिए ये रिंग है बच्चों, रिंग ऑफ मास m, रिंग मास m और रेडियस r। बच्चों अब अगर इस आर रेडियस की रिंग को मैंने एक लिक्विड में रखा, तो बच्चों इसके लिए अगर इसका मास mg है और ये इस लिक्विड सरफेस पे बैलेंस है, ये m मास की रिंग इस लिक्विड सरफेस पे बैलेंस है, तो क्या सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? S विल बी इक्वल्स टू मास mg अपॉन टोटल लेंथ। बच्चों इसके लिए जो लेंथ होगी वो क्या होगी? देखो यहाँ पे भी अगर मैं लेता हूं तो इस रिंग का एक एज ये होगी और एक एज ये होगी, एक अंदर वाली एज और एक बाहर वाली एज। क्या दोनों पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट करेगा? Yes, sir. इस यस, दोनों पे सरफेस टेंशन की वजह से Yes, फोर्स का sir. एक्ट करेगा। तो इसके लिए टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 × 2 पाई r के बराबर हो जाएगी। और बच्चों सरफेस टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन 4 पाई r के बराबर हो जाएगी। चलिए एक और केस देखिए, होलो डिस्क। अब मैं लेता हूं एक होलो डिस्क कुछ इस तरीके से बच्चों, ये एक होलो डिस्क है। इस होलो डिस्क की इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। ये होलो डिस्क हो गई बच्चों, जिसके लिए इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है। बच्चों इस डिस्क का मास अगर m है और ये खुद को लिक्विड सरफेस पे बैलेंस कर पा रही है, तो क्या इसके लिए जो सरफेस टेंशन हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू, अगर मास m ही मान लेता हूं मैं हर बार, सो मास m है
तो S विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन, अब बच्चों इसके लिए अगर जो दो लीनियर लेंथ होंगी, इसके लिए आउटर के लिए ये हो जाएगी और इनर के लिए ये लेंथ हो जाएगी। तो इनर के लिए टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? इनर के लिए टोटल लेंथ 2 पाई r1 हो जाएगी और आउटर के लिए टोटल लेंथ 2 पाई r2। क्या इन लेंथ के अलोंग ही सरफेस टेंशन का फोर्स एक्ट करेगा? इन लेंथ के अलोंग ही सरफेस टेंशन के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा बच्चों, हाँ या ना? yes sir, यस। R2 के लिए इसके अलोंग, R1 के लिए इसके अलोंग पुट करेगी। चलिए अब बताइए, मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है। एक तरीके से ये उसकी तरफ से हो गया कि रेक्टेंगुलर वायर का फ्रेम है बच्चों, रेक्टेंगुलर वायर का फ्रेम है, इसकी लेंथ L है, इसकी ब्रेथ B है, इसका मास M है। हाँ yes sir, बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ बोल रहे थे आप? चलिए, ये रेक्टेंगुलर वायर का फ्रेम है, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम, और इस फ्रेम की लेंथ L, ब्रेथ B है, मास M है, ये वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो इसके लिए सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, बताइए? वायर का फ्रेम है, लेंथ L और ब्रेथ B है, बताइए क्या हो जाएगी? इसके लिए क्या टोटल लेंथ ली जाएगी जिसपे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट करेगा? so mg by l into b, mg बाई L इंटू बी। बेटा ये तो आपने एरिया बता दिया, सरफेस टेंशन तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, तो फोर्स तो mg के बराबर लग रहा है, पर लेंथ कितनी होगी? यहां से देखिए, जब आर रेडियस की एक रिंग थी, बेसिकली एक वायर था, तो उसके लिए जो टोटल लेंथ जिसपे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट करने वाला था, इट इज 2 × 2 पाई r। जब होलो डिस्क ली, तो यहाँ पे वो फ्री लेंथ जिसपे क्या सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट करेगा, एक ये इनर वाली थी जिसकी वैल्यू 2 पाई r1 थी, एक आउटर वाली थी जिसकी वैल्यू 2 पाई r2 थी। यहाँ पे देखो टोटल कितनी फ्री लेंथ है जिसपे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट करेगा? so 2ab, 2ab। बेटा ये LB yes sir, 2L+B बोलोगे, 2 टाइम्स ऑफ L+B। चलिए इसका पेरीमीटर कितना होगा? ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, इसका पेरीमीटर कितना है बच्चों? 2 × L+B के बराबर हो जाएगा पेरीमीटर, यस और नो? yes sir, 2 × L+B। अब यहाँ पे अगर देखो, जैसे ये लेंथ L है, तो इस लेंथ के लिए यहां से भी फ्री है और अंदर से भी फ्री है, तो क्या टोटल लेंथ जिसपे यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ 2 × L+B के mg बराबर होगा, हाँ या ना? upon 2 full bracket l plus b, बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, राजवर्धन। आप समझ में आई बच्चों बात? 2 × 2 टाइम्स ऑफ L+B, तो यहाँ पे हमें कुल मिला के कितनी फ्री लेंथ मिलेगी जिसपे लिक्विड के साथ वो कांटेक्ट में रहेगी, और उस कांटेक्ट की वजह से सरफेस टेंशन, लिक्विड के सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा 2 × 2L+B के बराबर, यस और नो?
यस। यस। चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चों। चलिए, a rigid ring A, Sir, two whole bracket L plus B. रीशेयर करना है स्क्रीन को। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आई। आई थिंक आपने रीशेयर के लिए बोला है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चों। अ रिजिड रिंग ए एंड ए थिन रिजिड डिस्क बी। अ रिजिड रिंग ए एंड a thin rigid disk B, thin rigid disk B both made up of same material, both made up of same material, when gently placed over water, when gently placed over water, just manage to float, just manage to float due to surface tension, just manage to float due to surface tension. Both ring and disk have same radius. If both ring and disk have both ring and disk have same radius, then what we can say about their masses? Then what we can say? Then what we can say about their masses? चलिए, तो बच्चों बेसिकली हमें सेम रेडियस, सेम आउटर रेडियस की एक रिंग और एक डिस्क दे दी है। चलिए ये रिंग हो गई बच्चों। बहुत ही पतली सी रिंग है, कुछ इस तरीके से ये रिंग हो गई और ये डिस्क हो गई एक तरीके से। ठीक है, ये डिस्क हो गई है। बच्चों मान लेते हैं रिंग का जो मास है, रिंग का मास ma है, तो mag इसके लिए नीचे की तरफ एक्ट करेगा। डिस्क का मास mb है, mbg इसके लिए नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब ये सेम लिक्विड में फ्लोट कर रही हैं, दोनों सेम लिक्विड में फ्लोट कर रही हैं और जस्ट मैनेज कर पा रही है खुद को फ्लोट के लिए। ठीक है बच्चों, दोनों के लिए mg नीचे की तरफ। अब अगर मैं बात करूं सरफेस टेंशन की वजह से जो इन पे फोर्स लगने वाला है, रिंग के लिए अगर देखें तो रिंग के लिए जो ये आउटर एज है और जो ये इनर एज है, दोनों पे कंटिन्यू को एक साथ फोर्स लगेंगे बच्चों, यस और नो?
कितनी सरफेसेस, कितनी लीनियर सरफेसेस इस रिंग के लिए लिक्विड के कांटेक्ट में हैं, दोनों रहेंगी, एक इनर की और एक आउटर की, यस और नो बच्चों? यस Yes, बट sir. अगर रिंग डिस्क के लिए बात करें तो डिस्क के लिए तो केवल और केवल एक ही तो लीनियर सरफेस है, इसके पेरीफेरी के अलोंग, इसी पे यहाँ पे क्या लगने वाला है, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगने वाला है ना? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों कि सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड अगर एस मानते हैं तो इस केस में एस विल बी इक्वल टू एम ए जी डिवाइडेड बाई, चलिए टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी जिसपे सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस रिंग के लिए, क्या ये 2 × 2 पाई r हो जाएगा बच्चों? अभी ऊपर ही क्या है रिंग के लिए। चलिए डिस्क के Yes, लिए sir. बताइए बच्चों, डिस्क के लिए क्या हो जाएगा, एम बी जी अपॉन टोटल लेंथ और इस द सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है, इट इज 2 pi r. 2 पाई r। दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो दोनों को इक्वेट करेंगे तो ma/2 विल बी इक्वल्स टू mb, इट मींस mass of ring is 2 times of mass of disk, yes or no? Mass of ring is twice of mass of disk। ठीक है बच्चों? Yes, sir. चलिए बच्चों, हमने बात की किसी भी लिक्विड के लिए उसके पास एक सरफेस एनर्जी होती है, जितना ज्यादा उसका सरफेस उतनी ज्यादा उसकी सरफेस एनर्जी। जैसे हमने यहाँ पे भी बात की थी कि जब हमने कहाँ पे की थी, ये यहाँ पे, इसकी सरफेस को जब हमने किसी वैल्यू L इंटू बी से इंक्रीज किया, इस फिल्म के लिए जब इसकी सरफेस को मैंने L इंटू बी, या फिर एक्चुअली कहें तो टोटल सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ था इसका, इस केस में टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी इंक्रीज हुआ, तो कितनी एनर्जी आ गई इसके पास, 2 LB इंटू एस के बराबर। ये इसके पास एनर्जी आ गई, और ये एनर्जी कहाँ आई, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया वो इसमें एज ए कौन सी सरफेस एनर्जी आ गई। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए बच्चों कि कोई भी जो लिक्विड ड्रॉप होती है, उस लिक्विड ड्रॉप को बनाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सरफेस आ रही है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ ए ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, तो मान लीजिए एक आर रेडियस की ड्रॉप बनानी है, एक ऐसे लिक्विड के लिए बनानी है जिसकी सरफेस टेंशन टी है, एक ऐसे लिक्विड की बनानी है जिसके लिए सरफेस टेंशन टी है। तो टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, देन कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। बच्चों अगर मान लीजिए एक ड्रॉप हमने बनाई है आर रेडियस की, तो उस आर रेडियस की ड्रॉप के लिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं ड्रॉप के लिए, तो ड्रॉप के लिए जो सरफेस एरिया होता है, क्या वो 4 पाई r² के बराबर होता है बच्चों? यस Yes. So it will be work done will be equals to 4 pi r² into t, total area into surface tension। यही हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी अगर इतना वर्क करना पड़ रहा है एक ड्रॉप को बनाने के लिए, तो ये वर्क will be equals to surface energy, this will be the surface energy of drop, yes or no? चलिए अगर मान लीजिए किसी ड्रॉप की रेडियस ज्यादा होगी तो उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मतलब उसको बनाने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ा होगा,
और उसकी सरफेस एनर्जी भी ज्यादा होगी। रेडियस ज्यादा तो सरफेस एनर्जी ज्यादा, रेडियस कम तो सरफेस एनर्जी कम। ठीक है, तो पहले अगर हमने बात की सरफेस एनर्जी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप, तो क्या आ गई बच्चों? लिक्विड ड्रॉप के लिए जो सरफेस एनर्जी है वो 4πr² आ गई। फर्दर अगर हम बात करें अब सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी ऑफ अ सरफेस एनर्जी ऑफ ए शॉप बबल, शॉप बबल के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है, सॉफ्ट सॉल्यूशन के लिए बच्चों टी सरफेस टेंशन है, और जो शॉप बबल हमने बनाया उसकी रेडियस आर है, ऑफ रेडियस आर, तो बच्चों उसकी सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी? विल इट बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉफ्ट बबल इनटू सरफेस टेंशन। बच्चों शॉप बबल के लिए अगर आप देखोगे तो कितनी सरफेस एरिया होता है बताइए? आर रेडियस का अगर शॉप बबल है तो आर रेडियस के शॉप बबल का कितना सरफेस एरिया हो जाएगा? आर रेडियस के शॉप बबल के लिए सरफेस एरिया बच्चों हो जाएगा 2 × 4πr² के बराबर। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जो शॉप बबल होता है, शॉप बबल के लिए अगर आप देखोगे तो ये शॉप का सॉल्यूशन हो जाएगा, बेसिकली ये फिल्म हो गई। यहाँ पे अंदर से देखोगे ये भी एक इसके लिए सरफेस है और यहाँ पे भी सरफेस है, तो बेसिकली इसके पास जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो 2 × 4r² हो जाएगा, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। कि अंदर जो पार्टिकल है वो भी क्या है? सरफेस वाले पार्टिकल है, और बाहर जो पार्टिकल है वो भी सरफेस वाले पार्टिकल है। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर अ श्योर बबल विल बी 2 × 4πr², और अगर इसकी एनर्जी की बात करें तो मल्टीप्लाइड बाय टी, सो इट विल बी बच्चों 8πr²t। यस और नो? यस सर। यस। चलिए, अगर हम बात करें बच्चों थर्ड, फॉर ए एयर बबल इन वाटर, एयर बबल इन वाटर, तो एयर बबल इन वाटर के लिए जैसे मान लीजिए कि ये एक एयर बबल है जो कि एक वाटर के अंदर बना हुआ है, वाटर कंटेनर के अंदर है, इसकी रेडियस आर है। बच्चों अगर इसकी रेडियस आर है तो इसके लिए टोटल सरफेस कितनी हो जाएगी बताइए? टोटल फ्री सरफेस, ऑब्वियसली πr² के बराबर ही हो जाएगी। तो इसके लिए भी जो सरफेस है शॉप बबल के लिए बच्चों दोगुनी होती है, उसके अलावा ड्रॉप के लिए, लिक्विड ड्रॉप के लिए या एयर बबल इन वाटर जो होता है उसके लिए जो सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस एरिया रहने वाला है वो क्या रहेगा? इन दोनों के लिए 4πr² के बराबर रहेगा। तो इसके लिए जो सरफेस एनर्जी हो जाएगी, सरफेस एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 4πr² के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर हम बात करें कि कोई स्मॉल बबल है जिसकी रेडियस इनिशियली r1 है, ठीक है, कोई शॉप बबल है जिसकी इनिशियली रेडियस r1 है, और अगर मैं उसको ब्लो करके r2 रेडियस कर दूं तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, तो मुझे कुछ ना कुछ बेसिकली वर्क करना पड़ेगा। उस r1 रेडियस से उसका रेडियस r2 करने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके बराबर होगा बच्चों? दिस वर्क will be equals to change in the surface energy के बराबर हो जाएगा। So work done in blowing a small bubble, in blowing a small bubble of radius r1 to radius r2
लार्ज बबल ऑफ रेडियस R2, ठीक है। स्मॉल बबल ऑफ रेडियस R को हम ब्लो करके R2 रेडियस का बनाना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों? दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। बच्चों मान लेते हैं जो हमने बबल लिया है या शोप सॉल्यूशन लिया है उसके लिए सरफेस टेंशन T रहने वाली है। तो इनिशियली जब इसकी रेडियस R1 थी तो इसकी सरफेस एनर्जी E इनिशियली विल बी इक्वल्स टू 8 पाई R1 का स्क्वायर T1 के बराबर रही होगी। फाइनली जब हमने इसको ब्लो करके R2 रेडियस बना दिया तो क्या इसकी फाइनल सरफेस एनर्जी 8 पाई R2 स्क्वायर टी के बराबर रही होगी। और बच्चों चेंज इन सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा? द डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल एंड इट विल बी इक्वल टू 8 पाई R2 का स्क्वायर टी माइनस 8 पाई R1 का स्क्वायर टी। सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू 8 पाई टी R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। दिस विल बी द वर्क डन टू इंक्रीज द साइज। ठीक है बच्चों, क्लियर है केस? यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमारे पास कोई कैपिटल आर रेडियस की एक शो बबल है या एक ड्रॉप मान लेते हैं। ये ड्रॉप वाला केस कर रहे हैं। स्प्लिटिंग ऑफ बिग ड्रॉप, केस का नाम लिख देता हूं मैं, splitting of a bigger drop। बच्चों लिक्विड की ड्रॉप मानता हूं, लिक्विड की ड्रॉप है तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताइएगा? लिक्विड ड्रॉप के लिए सरफेस एरिया कितना लिया जाता है? बताओ भाई। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। और शॉप शॉप बबल के लिए 8 पाई आर स्क्वायर। बच्चों ये ध्यान रखना जरूरी है, लिक्विड ड्रॉप के लिए और शॉप बबल के लिए सरफेस एरिया हम कितने लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये एक कैपिटल आर रेडियस की ड्रॉप है। ठीक है बच्चों, और इसको हमने क्या कर दिया, इस कैपिटल आर ड्रॉप की बबल को छोटी छोटी एन ड्रॉपलेट्स में हमने चेंज कर दिया। छोटी छोटी एन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हमने यहाँ पे इन्हें चेंज कर दिया है बच्चों। हर एक ड्रॉपलेट की रेडियस अब क्या है? स्मॉल आर है। तो बच्चों इस पूरी की पूरी प्रोसेस में अगर हम बात करें कि पहले एक बिगर ड्रॉप थी, अब छोटी छोटी एन ड्रॉप्स हो गई, तो सरफेस एरिया चेंज हुआ होगा डेफिनेटली। यस और नो? यस सर। लिक्विड सिस्टम का बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप में चेंज होने में सरफेस एरिया चेंज हुआ है। और जो टोटल सरफेस एरिया है वो बड़ा होगा या घटा होगा बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? जब ये बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप्स में बढ़ गई तो इनिशियली जब बड़ी ड्रॉप थी तब क्या सरफेस एरिया था टोटल, और अभी जब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट गई टोटली इनका सरफेस एरिया डेफिनेटली बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? सरफेस एरिया यहाँ पे बढ़ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर सरफेस एरिया बढ़ा है तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ेगी। यस और नो? यस सर। सरफेस एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और बच्चों अगर सरफेस एनर्जी बढ़ गई तो इस प्रक्रिया में क्या होगा? देखो, पहले एक बड़ी ड्रॉप थी पर सरफेस एरिया कम था, सरफेस एरिया कम था, सरफेस एनर्जी कम थी। छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बनी, बड़ा ज्यादा सरफेस एरिया हुआ, सरफेस एनर्जी ज्यादा हो गई। हमें क्या पड़ेगा? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी को बढ़ाना है। और अगर हमें सरफेस एनर्जी को बढ़ाना है तो इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से ये क्या करेगी? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना? सरफेस यस एनर्जी सर। बढ़ानी है तो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, कौन सी प्रोसेस होती है जब हम सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक?
केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एंडोथर्मिक। तो स्प्लिटिंग, जब एक बिगर ड्रॉप स्प्लिट होती है तो ये एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, एनर्जी, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, और सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो एंडोथर्मिक गैस होती है, रिएक्शन होती है। चलिए, अब अगर हम बात करें कि अगर ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है बच्चों, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है बच्चों। गोट इट? यस यस। चलिए देखते हैं बच्चों कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सबसे पहली बात तो एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, क्या यह चेंज इन सरफेस एनर्जी के बराबर ही होगा? यस और नो? सराउंडिंग से कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी के बराबर। चलिए कितनी सरफेस एनर्जी चेंज होती है हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। इस पूरी प्रोसेस में एक चीज तो डेफिनेट है कि जो लिक्विड है, लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। इनिशियली अगर हम बात करें तो बड़ी ड्रॉप के लिए जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होने वाला है, और हर एक छोटी ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा इट विल बी 4/3 स्मॉल आर क्यूब के बराबर होगा। सिंस यहाँ पे n ड्रॉपलेट्स हैं तो टोटल वॉल्यूम v विल बी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। बच्चों स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी आर क्यूब इज इक्वल्स टू n r रेज टू पावर 3 एंड स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू r अपॉन n रेज टू पावर 1/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक चीज तो हमने निकाल ली कि जब बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करूंगा तो हर एक छोटी ड्रॉपलेट का जो रेडियस होगा इट विल बी r अपॉन n रेज टू पावर 1/3 के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों कि सरफेस एरिया। इनिशियली जब ये बड़ी ड्रॉप थी तो इनिशियली सरफेस एरिया कितना था, इनिशियली सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² के बराबर। जब ये छोटी ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो गया तो ये इनिशियली और सरफेस एरिया फाइनली हम बात करें तो इट विल बी n टाइम्स ऑफ 4πr²। फर्दर चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो गया, डेल्टा ए, चेंज इन सरफेस एरिया will be equals to final surface area minus initial surface area, so it will be 4πn r² माइनस कैपिटल R² के बराबर हो जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है? चेंज इन सरफेस एरिया 4πn कैपिटल स्मॉल r² माइनस कैपिटल R²। यस। चलिए अब अगर हम बात करें हमारे पास चेंज इन सरफेस एरिया आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी निकाल सकते हैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग, energy absorbed from the surrounding will be equals to surface tension into change in surface area. So it will be 4πt n r² माइनस कैपिटल R²। बच्चों सराउंडिंग से इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए भाई। एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी, यस। चलिए अगर बच्चों सराउंडिंग से इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है तो अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं बच्चों, चाहे तो आर की वैल्यू भी कैपिटल आर की टर्म में हम रख सकते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल आर की टर्म में हम वैल्यू रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी 4πt n इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो r अपॉन n रेज टू पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस R², और ये हमें मिल जाएगा बच्चों 4πt n r² n रेज टू पावर 2/3 माइनस R²। अगेन R² को बाहर निकाल लेते हैं तो 4πt r² एंड इट विल बी n रेज टू पावर 1 माइनस 2/3। तो 1 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, -1। तो इस फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। चाहे तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद करके तो
क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन भी हम सोल्व कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब इतनी हो जाएगी और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होगा बच्चों, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल डिक्रीज। बच्चों इसके रिवर्स प्रोसेस अगर हम कहें कि मान लीजिए इन छोटी छोटी ड्रॉप्स को मैं मिक्स करके एक बड़ी ड्रॉप बनाता हूँ, छोटी छोटी ड्रॉप को मिक्स करके एक बड़ी ड्रॉप बनाता हूँ, तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में अब एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज, अब इंक्रीज कर जाएगा, है इंक्रीज। ना, अब इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन देखिए, इफ अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी हैविंग रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू, चलिए एग्जांपल, एक मर्क्यूरी की ड्रॉप दी हुई है हमें बच्चों, फॉर दिस मर्क्यूरी ड्रॉप द रेडियस आर इज 1 सेंटीमीटर, और इस आर रेडियस की ड्रॉप को हमने 10⁻⁶ स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स में ब्रोक कर लिया है बच्चों, स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स में हमने ब्रेक कर लिया है। इफ द सरफेस टेंशन फॉर द मर्क्यूरी इज 70 डाइन पर सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, देन फाइंड रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, फाइंड फर्स्ट पार्ट द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, second part we need to calculate is work required, या वर्क डन, इस प्रोसेस को करने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। चलिए बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ये पार्ट आप सोल्व करके बताइए कि स्मॉल ड्रॉप का रेडियस कितना हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास गिवन है, .01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। वेरी गुड बेटा। हाँ बच्चों, सभी के आ रहा है आंसर? यस सर। यस। चलिए क्या था फॉर्मूला, इट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन n raised to power 1/3, so small r will be equals to capital R हमें दिया हुआ है 1 divided by 10 raised to power 6 raised to power 1/2, so it will be 1 upon 100, it will be 0.01, it will be 0.01 centimeter, yes or no? यस सर। yes. चलिए नेक्स्ट पार्ट भी सोल्व कीजिए बच्चों, बताइए क्या होगा। सिंस हमें सारी चीजें सीजीएस में दी हुई है तो ट्राई टू सोल्व इट इन सीजीएस पार्ट, सीजीएस में ही कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होगा बेसिकली कि कितनी एनर्जी ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब जो कर रहा है सराउंडिंग से वो हम इसे जब वर्क दे देंगे तो ये बिखर जाएगा, टूट जाएगा। चलिए तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वही वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब सर डन। डन। क्या आया बेटा? 277,205। ओके ठीक है बेटा, इसको ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इट इज 4 πr² t, 4 πr² t मल्टीप्लाइड बाई e रेज टू पावर माइनस, सॉरी n रेज टू पावर माइनस n रेज टू पावर 1/3
माइनस 1, सो इट विल बी 4 पाई। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर की वैल्यू है, सिंस हम सारी के सारे यूनिट सीजीएस में लेने वाले हैं, तो आर की वैल्यू डेफिनेटली यहाँ पे 1 स्क्वायर। टी की वैल्यू हमें दी हुई है 70 मल्टीप्लाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? एन इज इक्वल टू 10⁻6, 10⁻6 की 1/3 करेंगे तो अगेन ये 100 आ जाएगा, सो 100 माइनस 1। ओके बच्चों, so it will be 4 pi 70 into 99। ओके, फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो 280 into 99 पाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है, चाहो तो इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? ये जो एनर्जी हमें मिलती है यहाँ पे 280, अगर ये इसको नियरली 100 करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 2800 के बराबर आ जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगी बताइए वैल्यू? जो यूनिट होगी एनर्जी की वो क्या हो जाएगी? सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या ली जाती है? अंक। अर्ग। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए, तो इस तरीके से बच्चों हमारे सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड ड्रॉप के लिए सरफेस सिंगल टाइम 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। शॉप बबल है तो सरफेस 8 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बच्चों, एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए कर्ड लिक्विड सरफेस। एक्सिस प्रेशर इनसाइड ए कर्ड लिक्विड सरफेस। inside a curved liquid surface। चलिए मान लीजिए बच्चों, अब जरूरी नहीं है लिक्विड सरफेस है, ये एयर बबल भी हो सकता है और ये एक ड्रॉप भी हो सकती है। मान लीजिए ये एक ड्रॉप है बच्चों, अगर हम अंदर से देखें तो अंदर वाले के लिए कुछ P1 प्रेशर हो जाएगा, या P इन में बोल देता हूं, और इस अगर ये मान लीजिए कोई ड्रॉप हुई या लिक्विड हुई, प्रेशर इनसाइड कर्व्स लिक्विड सरफेस और बबल, चाहे ये बबल हुआ चाहे लिक्विड हुआ, यहाँ अंदर प्रेशर P इन है, बाहर प्रेशर P आउट है बच्चों। अगर मैं बाहर से देखूं तो बाहर के लिए मेरे पास जो ये सरफेस है, ये कौन सी सरफेस हो जाएगी बच्चों? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? बाहर से ये कॉन्वेक्स सरफेस हो जाएगी, यस और नो? Yes, और sir. अंदर से देखा जाए तो अंदर से ये एक कनकेव सरफेस है। तो बच्चों एक चीज हमें ध्यान रखनी है, द प्रेशर ऑन द कनकेव साइड ऑफ द कर्व्ड लिक्विड सरफेस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा? कनकेव सरफेस के लिए प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर फॉर अ concave surface pressure for a concave surface is greater than pressure for a concave surface is greater than that for a convex surface। तो बच्चों बेसिकली किसके लिए सर प्रेशर ज्यादा हो गया? कॉनकेव सरफेस के लिए प्रेशर ज्यादा हो गया, और कॉनकेव सरफेस के लिए प्रेशर ज्यादा हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं P इन इज ग्रेटर देन P आउट, यस और नो? अब बच्चों ये चीज फिक्स है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कॉनकेव सरफेस के लिए प्रेशर ज्यादा होता है, कन्वेक्स के लिए कम होता है। तो अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और बाहर प्रेशर कम हो जाएगा, यस और नो? यस सर। यस। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। द प्रेशर डिफरेंस है यार, विल बी इक्वल्स टू पी इन माइनस पी आउट। और बच्चों ये जो प्रेशर डिफरेंस है किसी भी लिक्विड ड्रॉप के लिए या बबल के लिए, जो ये प्रेशर डिफरेंस है
अंदर और बाहर के बीच के प्रेशर का जो प्रेशर डिफरेंस है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम कहेंगे एक्सिस प्रेशर। क्या कहने वाले हैं इसे? एक्सिस प्रेशर हम यहाँ पे कहने वाले हैं। चलिए, अब जो ये बच्चों एक्सिस प्रेशर है, इसको सिंपली मैं P से डिनोट कर देता हूं, और ये प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा अंदर के प्रेशर का और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस, हमारा एक्सिस प्रेशर हो जाएगा। बच्चों, अब वापस से आता हूं मैं किसके लिए? अगर मैं बात करता हूं एक ड्रॉप के लिए, फॉर लिक्विड ड्रॉप, ये प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा? फॉर लिक्विड ड्रॉप ये प्रेशर डिफरेंस जो है बच्चों, ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा? मान लीजिए ये एक लिक्विड ड्रॉप है हमारे पास, ठीक है बच्चों, ये लिक्विड ड्रॉप है। इस लिक्विड ड्रॉप के लिए अगर हम बात करें बच्चों, इस लिक्विड ड्रॉप की रेडियस आर है, और इस लिक्विड ड्रॉप को डेल्टा आर रेडियस से, इसकी रेडियस को मैं स्मॉल अमाउंट डेल्टा आर से इंक्रीज करने की कोशिश करूं। बच्चों, प्रेशर डिफरेंस को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा प्रेशर डिफरेंस। ये आर रेडियस की लिक्विड ड्रॉप है, इस लिक्विड ड्रॉप को डेल्टा आर लेंथ से मैं इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। डेल्टा आर लेंथ से इसे मैं इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। बच्चों, मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और ये फोर्स लगाऊंगा तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा बच्चों। मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये फोर्स लगाऊंगा तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस इनिशियली आर है, और इस आर रेडियस की ड्रॉप को मैं साइज को इंक्रीज करूंगा बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा आर। टाइम हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. चलिए कल कंटिन्यू करें फिर इस डेरिवेशन को, ठीक है ना? यस सर। चलिए चलिए, थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू।